हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सामने नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, सियासी मामलात क्या हैं, सहाफ़ी मामलात क्या हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी आज की खबर है वो यही है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज भारत की मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है उस पर डोजियर्स जारी किए और उसमें बड़ी तफसील से बताया गया है कि भारत किस तरह इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करता रहा है और उन्होंने एक दफ़ा फिर अक़वाम से मुतालबा किया है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, कि जी इस पर नज़र करें। और ये सवाल भी उठाया है कि अफ़गानिस्तान पे इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी या ख़वातीन के मसाइल को लेकर बड़ी बात की जाती है, लेकिन कश्मीर पर फिर वो पाबंदियाँ जो नज़र आती हैं भारत की जानिब से, उस पर भारत पर ये पाबंदियाँ क्यों नहीं लगाई जाती। अब जब मैं बात कर रही हूँ सियासी मामलात की, तो ये क्रेडिट वैसे PTI की हुकूमत को जाता है कि जिस दिन से आई है उस दिन से लगता है कि कोई इलेक्शन कैंपेन ही चल रही है। कभी अपोजिशन के साथ लड़ाई, कभी इदारों के साथ लड़ाई, अभी जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से EVM पर मामला ठंडा नहीं हुआ था, इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया हुआ है। अपोजिशन तो पहले दिन से है, पार्लियामेंट का जो हाल है वो हमारे सामने होता है, लेकिन उसके बाद आज़ादी सहाफ़त के पर जो कदगन लगाने की कोशिश हो रही है या एक काला कानून इम्पोज करने की कोशिश हो रही है, उस पर भी सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है और उनके साथ वकला बरादरी भी है। इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बात करेंगे, आज खुल के गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज पॉलिटिकल नहीं बल्कि NLM का पैनल है। उनसे जो है वो उनसे मैं आपको पहले तारुफ करा देती हूँ। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान एम्बेसडर टू जर्मनी भी रहे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। उवैस तौहीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर राइटर। अस्सलाम वालेकुम उवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा, पहले चूँकि जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं कि हुकूमत ये कर क्या रही है और उसको ये मशवरे दे कौन रहा है कि कभी इलेक्शन कमीशन के आगे महाज खोल लेते हैं, फिर वकला के आगे कर लेते हैं, इदारों को आड़े हाथों, अपोजिशन, पार्लियामेंट, अब सहाफ़ी बरादरी। उससे पहले मैं ज़रा आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे अब्दुल बासित साहब आपका तज्ज़िया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंस कितनी है सबसे पहले मुझे बताइएगा इन डोजियर्स की जो आज पाकिस्तान ने जारी किए हैं, सामने रखे हैं, जो भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी। देखिए, जहाँ तक ये डॉसिए का ताल्लुक़ है, इससे पहले भी हम भारत के हवाले से बहुत से डॉसियर तैयार भी कर चुके हैं और दुनिया के साथ उनको शेयर भी कर चुके हैं। हमारा कुछ सिलसिला यूँ रहा है कि डॉसियर हम बना लेते हैं लेकिन उनको फिर फॉलो अप नहीं कर पाते, और यही वजह है कि दुनिया में जो पजीराई मिलनी चाहिए हमारी, जो आज हमारे वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे, दयानतदारी से जब हम काविशें कर रहे हैं उसकी, वो नहीं मिल पाती। और फिर हम चूँकि ख़ुद भी मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कमांडर कुलभूषण जाधव के बारे में हमने डॉसिए एक बनाया था और जनवरी 2017 को हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किया था। उसी माह जनवरी में ही उस वक्त के जो हमारे एडवाइज़र थे सरताज अजीज़ साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि जी उस डॉसिए में तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ़ एक ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। तो इस किस्म का अब इन्होंने डॉसियर बनाया है। हम जानते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। वहाँ पे जिस किस्म के मसाइल हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं है, बल्कि UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं 2018 की, 2019 की। तो ये सारे जो इंसानी हकूक़ के जो पामाली है वो तो बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। इंटरनेशनल एमनेस्टी हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, जितनी भी हकूक़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन सब ने ये डॉक्यूमेंट किया हुआ है। अब हमने भी डॉसियर बना दिया। अब देखना ये है कि इसको सफारती दरबार से किस तरह आगे लेकर चला जाएगा।
ताकि इसका कोई इम्पैक्ट हो, भारत जो इस वक्त कर रहा है मकबूजा खैबर कश्मीर में, उससे रोका जाए। सिर्फ डॉसियर पेश करने से काम नहीं बनेगा। असल मामला ये है कि अब सफारती एतबार से हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो उसी वक्त होगा ना। सिर्फ अपने नेशनल मीडिया पे जारी कर देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़ाहिर वो इम्पैक्ट नहीं करती। उवैस तौहीद साहब और भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले सीधा जो नुकात हैं जो इस डोसियर के हैं वो मैं ज़रा आपके सामने, अपने नाज़रीन के सामने भी रख दूँ, क्योंकि डोसियर में शामिल मामूलात शेयर करते हुए बताया गया है कि मकबूजा के 6 अजला के 89 गाँव में 8,652 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें 154 कब्रों में 2 अफराद जबकि 23 कब्रों में 17 अफराद से ज़्यादा की लाशें मिली हैं। भारतीय फौज ने 2017 में मकबूजा कश्मीर में केमिकल हथियार इस्तेमाल किए, जिससे 37 कश्मीरी जाँ बहक, जबकि 2014 से अब तक भारतीय फोर्सेस के हाथों 3,850 इस्मत दरी के वाक़यात पेश आए, यानी औरतों की इज्जत लूटी गई। 650 खवातीन को कत्ल किया गया। डोसियर्स में दी गार्जियन का हवाला दिया गया कि 10,000 कश्मीरियों को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने 2014 के बाद से अब तक 120 कश्मीरी बच्चों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जानिब से इस्तेमाल की गई पैलेट गन से 1253 नौउम्र लड़के नाबीना, यानी वो आंखों की बिनाई उनकी से हाथ धो बैठे, और 15,438 बदतरीन जख्मी हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मुहासरा और सर्च ऑपरेशन के नाम पर 6,479 अमलाक को तबाह किया और ऐसे ऑपरेशन की मजमूई तौर पर तादाद 15,495 रही। उवैस तौहीद साहब, अब बात अब्दुल बासित साहब की आगे बढ़ाती हूँ। इनका इम्पैक्ट तब जब सफारती सतह पर हम इसको किस तरह से आगे लेकर जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है भी, दुनिया को नज़र क्यों नहीं आता, अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र क्यों नहीं आता, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो बात आज उठी कि जी अफगानिस्तान को लेकर बड़ा कंसर्न है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है भारत को लेकर आंखें बंद की हुई हैं, आपकी नज़र में वजह? नादिया, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने खुद इंटरनेशनल मीडिया में 14-15 साल काम किया है एक्टिवली, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है इस दफ़ा उसने आंखें बंद की हुई हो, बल्कि इस दफ़ा जो है इंटरनेशनल मीडिया की आंखें मकबूजा कश्मीर में इतनी नेकेड एग्रेशन थी बीजेपी और मोदी की, और इतने सख्त मजालिम थे कि वहाँ पर आना पड़ा, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे गार्डियन हो, चाहे बीबीसी हो, बीबीसी की मुख्तलिफ सर्विसेज हो। मैंने पहली दफ़ा देखा, वरना इससे पहले जो एक तरह से इग्नोर किया हुआ था, अवॉइड किया हुआ था। और इस डोसियर के अंदर भी दर्जनों रिपोर्ट जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया की इंक्लूड किए, ह्यूमन राइट्स वॉच की है, इंटरनेशनल एमनेस्टी की है। मैं समझता हूँ नादिया के देखिए, मजालिम की तो एक पूरी दास्तान है। ये जो 6,000 4,000 ये तो कुछ भी नहीं है। आप यकीन कीजिए कि आंखों में उस वक्त आंसू थे कि सैयद अली गिलानी साहब के साहबजादे ये बता रहे थे मीडिया को कि जब उनको दफनाया जा रहा था तो उस वक्त भारतीय फौजियों ने वो बॉडी छीनी और बरियल नहीं करने दी, खवातीन के साथ बदसलूकी की। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कितने मौमर बुजुर्ग, और उनको ये पता है कि कितनी हसासियत होती है बरियल की, फ्यूनरल की। उस रोज उन्होंने पूरा क्रैकडाउन किया हुआ था, कर्फ्यू लगाया हुआ था। तो ये बात रुकने को नहीं है। ये जो बासी साहब अच्छी तरह जानते हैं, भट्टी साहब भी, ये जो बुरहान वानी साहब शहीद के 2016 के बाद जो एक इंडिजिनस मूवमेंट हुई है, उसके अंदर एक टीनेजर्स हैं। ये माजी में होगा पाकिस्तान भी शामिल, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त एक इंडिजिनस मूवमेंट है और एक ऐसी जनरेशन है, यंग जनरेशन, जिस तरह मैं 2 जुमले और बोलूंगा, उस यंग जनरेशन से परेशान है। और वो जो प्रो दिल्ली या प्रो इंडिया जो थे, अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी इस बात को मानने पे मजबूर हो गए कि जो आग लगी है मकबूजा कश्मीर में, उसको वो आग पूरे भारत में लग सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, मैं आती हूँ।
मैं दो जुमले। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिफारती जो कोशिशें होंगी उस पर तो बासित साहब रोशनी अगले आपके सवाल के बाद डालेंगे कि क्यों नहीं हो रही वो इतनी फाल। लेकिन मुझे लगता है कि डोसियर को की कलेक्शन और उसकी प्रेजेंटेशन वो भी कश्मीरियों के लिए एक सॉलिडारिटी का बाइस बनती है। ओके फाइन, मैं इसी ठीक है बाद में वापस आती हूँ। ओवैस तौहीद साहब, आरिफ भट्टी साहब, पाकिस्तान को लेकर फैटफ को लेकर जिस तरह से पोलिटिसाइज किया गया, आज तक उसको ग्रे लिस्ट में लिखा हुआ है, बावजूद इसके कि 27 में से 26 जगहों पे हमने अमल कर दिया। तो ये दोगली पॉलिसी है आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, बहुत ज्यादा अल्फाजों के सहारा नहीं ले सकूंगा। मकबूजा कश्मीर में भारत के जो जुल्म और सितम की दास्तान है, दुनिया जहां के अल्फाज भी इकट्ठे कर लिए जाए तो वो बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन नहायत अदब एहतराम से एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, कभी कोई मुल्क ट्विटर पे, फेसबुक पे 10 मिनट खामोश रहने से आजाद नहीं होते। ये गलत बयान है, हम खुद को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्या अमेरिका समेत इंसानी हकूक की जो गैर इंसानी तंजीमें हैं उन्हें नहीं पता मकबूजा कश्मीर में मासूम बच्चों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, औरतों के साथ क्या जुल्म होता है, बुजुर्गों को साथ क्या जुल्म होता है, नौजवानों को पायलट गन से आंखों से महरूम कर दिया जाता है। ये तलख हकीकत किसे नहीं पता। लेकिन मैं नहीं समझता इस्लामाबाद बैठ के आप 5 सहाबी बिठा के आजाद कर लेंगे। और यार, आपके इन्हीं बिल्कुल डांग टपाओ पॉलिसी की वजह से आज से 2 साल पहले 5 अगस्त को भारत ने वहशियाना इकदाम उठाया। आपने कहा कि कश्मीर रोड का नाम श्रीनगर रोड रख दूंगा। क्या उधर औरतों की इज्जत मंसरी हो रही थी, वो रुकी? बिल्कुल सही है। तो ये काविश है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। 2-3 चीजें मेरा ख्याल है, ये जो आ गया ना व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पे मुल्क आजाद नहीं होते, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। मैं भारतीय सत्ता को अब्दुल बासित साहब बताएंगे कुछ करना होगा। बचपन से आपने बिल्कुल सही, ये करना होगा, लेकिन वो क्या किया जा सकता है अभी अगर कोशिश। ठीक है भट्टी साहब, मैं आती हूँ, एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक का कहा जा रहा है, मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। करना होगा, लेकिन क्या किया जाए, क्या तजावीज़ है, इस पर भी मुख्तसरन बात करेंगे। और फिर ज़रा आज़ादी राय को जिस तरह से चुप कराया जा रहा है सहाफ़ी को, ये कराने की प्लानिंग हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। जिन्हें प्रोग्रामिंग के बाद फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब्दुल बासित साहब, आपने ओवैस तौहीद साहब को भी सुना, उन्होंने कहा दुनिया खामोश नहीं है। बहरहाल वहाँ पे कुछ हलचल ज़रूर हुई है, प्लस डोसियस का भी अपना एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होता ही है। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि खामोश हो जाने से और श्रीनगर हाईवे नाम रख लेने से कुछ भी नहीं होगा। अफगानिस्तान के हालात पर भी भारत को शदीद तकलीफ है और वो जायज़ भी है। हैवी इन्वेस्टमेंट है उनकी, पता नहीं क्या क्या उनकी प्लानिंग्स थी जो फेल हो गई। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी तजावीज़ क्या हैं इन डोजियस को लेकर भी, और भारत को भी एक्सपोज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तजावीज़ सुना दिया। मैं पिछले कई सालों से बहुत तजावीज़ दे चुका हूँ। पहली देखिए, आज की जो कॉन्फ्रेंस है ना, मुझे एक शिकायत ये भी है कि अफ़गानिस्तान और मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मवाजना भी कोई नहीं बनता। ये कहना कि अफ़गानिस्तान के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ इन माई व्यू टोटली ऑफ द मार्क। कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर फॉरेन ऑक्यूपेशन में है, अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ एक नहीं, वहाँ के मसाइल डिफरेंट हैं। मकबूजा कश्मीर का जो कंपैरिजन है, मुझे नहीं मालूम क्यों हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने किया। दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल भट्टी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी जो 5 अगस्त 2019 के बाद ख़ास तौर पे सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रही है। सबसे बड़े इक़दाम तो बहुत कुछ हो सकते थे, लेकिन बहरहाल वो नहीं हुए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए था कि जो UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट थी 2018-2019 की, उनको ह्यूमन राइट्स काउंसिल अडॉप्ट करती। कमिश्नर ने एक रिपोर्ट इशू की इंसानी हकूक़ के हवाले से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, लेकिन वो अडॉप्ट नहीं हो सकी। क्यों अडॉप्ट नहीं हो सकी? उसमें ऑब्वियसली आपकी सफारती कमज़ोरियाँ रही हैं। इसी तरह 5 अगस्त 2019 के बाद
आप बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास भी नहीं हो सका। गैर रस्मी मुशावरत को इजलास नहीं कहा जाता। एक्चुअली हम अपने आप को खुद ही धोखा देते हैं, अपने प्रोपेगेंडे से खुद ही मुतासिर हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल मीडिया में कुछ आर्टिकल्स भी आए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या भारत ने प्रेशर महसूस किया? सच्ची बात यह है कि भारत ने प्रेशर महसूस नहीं किया, इसीलिए उसको अपने जो भी उसकी पॉलिसीज हैं उससे टस से मस नहीं हो रहा, और उसका जो एक मेथोडिकल जो स्ट्रेटजी है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से वो जारी और सारी है। ठीक है, ठीक है। आरिफ भट्टी साहब, ये मामला तो चलेगा, इस पे आगे चल के बात करेंगे। ये जरा मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में ये हुकूमत अपने लिए एक महाज दर महाज क्यों खोले चली जा रही है? कभी वकला बरादरी, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी अदालतें, तो कभी अपोजिशन, अभी इलेक्शन कमीशन, तो अब सहाफ़ी बरादरी। ये इनको मशवरे कौन दे रहा है? क्या आ रहा है इनके दिमाग में? नादिया, एक तो इमरान खान साहब के लिए अपोजिशन कभी मैटर करती नहीं थी। ये अपने दुश्मन आप है, इनके एडवाइजर। आपने अपने स्टार्ट में फरमाया कि हुकूमत कभी अपोजिशन से लड़ती है, कभी इदारों से लड़ती है। नहीं, अक्सर ये अपने आप से लड़ाई होती है, इसे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। ये वाहिद हुकूमत है, मैंने देखा है हमेशा हुकूमतें इशू डिफ्यूज करती हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो इशू बनाती है, आओ मेरे पास आ जाओ। अब ये जो लाया है मीडिया अथॉरिटी, बेचारे कल के बच्चे हैं अभी पीटीआई के। हमने बहुत ज्यादा ये जो आजादी सहाफत ली है ना, अब सब जानते हैं, अल्लाह वाद शादा ना किसी डिक्टेटर के जूते चाटे, ना किसी सिविल हुकूमत के पांव पड़े। इसके लिए निसार उस्मानी जैसे अल्लाह जन्ना नसीब करे करोड़ सैकड़ों शहादतें हुई, कोड़े खाए, जेलें खाए, और हजारों प्रोटेस्ट। तो मैं भी एक छोटा सा रिपोर्टर कर चुका हूं, हजारों, 2 3 4 नहीं। बदकिस्मती है इस वक्त साफी तकसीम है, 4 तंजीमें हैं। कुछ मालकान अपने मकसद के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं, हमें एक नहीं होने देते। मुशर्रफ ने किया था ऑर्डिनेंस, मैं उस वक्त आई बात प्रेसिडेंट यूनियन 87 डे नादिया एहतजाज किया और वापस लिया। मुशर्रफ साहब ने बुलाया, हमने कहा नहीं जाना, रेस्ट कर लो। वो इनकी ये जुर्रत है। इस पे जरा मायराना राय उवैस तोइद साहब की भी ले लूं, मुख्तसर सी। भट्टी साहब वापस आती हूँ। उवैस तोइद साहब, इससे पहले कि इस पे कमेंट आपके लूं, जरा एक छोटा सा क्लिप है। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, मीडिया को लेकर क्या फरमाते थे, क्या उनके ख्यालात थे? छोटा सा क्लिप सुनिएगा। उवैस तोइद साहब, कोई सवाल नहीं करूंगी, क्या ये यू टर्न है या एक्सट्रीम यू टर्न है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ये अकल के दुश्मन लोग हैं, इनके एडवाइजर्स और इनके जो भी मिनिस्टर्स जो इनको मशवरा दे रहे हैं। ये पाकिस्तान डेवलपमेंट मीडिया अथॉरिटी नहीं है, पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है। और ये किस तरह का इनका ये प्रपोजल है? कहते हैं कि हमने बिल नहीं दिया और प्रपोजल दिया। अरे प्रपोजल आपने सेनेट के उसके अंदर कमेटी के अंदर पेश किया, और फिर उस कमेटी के अंदर जो है आप नासिर जैदी साहब जिनकी पीठ पे कोड़े हैं, तो अभी भट्टी साहब कह रहे थे, उनसे पूछते हैं कि जरा आप अपना तारुफ करा दें। ये कितनी बेहसी की बात है। आपको उनकी सहाफत की कोई करियर से कोई होगा इख्तलाफ, लेकिन आप ये किस तरह उनकी बेइज्जती कर सकते हैं? आज जो सैकड़ों जर्नलिस्ट निकले हैं आज हमारे सड़कों पर, ये 2007 के अंदर इमरान खान साहब, इसी 2007 के अंदर जब हमने तहरीक शुरू की और उसकी अदलिया की बहाली की, तो उसमें ये शामिल थे इमरान खान साहब, और ये जब की एक क्लिप आप चला रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये ना ज़िया-उल हक साहब, ना मुशर्रफ साहब और ना अयूब खान साहब, इनके ज़माने के जो ये 7 कवानीन जो ये बना तब्दील करके एक छतरी बना रहे हैं और उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं मीडिया को, कि सोशल मीडिया भी और यूट्यूबर भी और सारे चैनल भी, वो आपको सबको कंट्रोल करेंगे। ये मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए इनसे ये पूछें कि इनको अक्ल क्यों नहीं आती? ये जो साइबर स्पेस है, जो साइबर है, ठीक है, साइबर रेवोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल क्रिएट करें, ना कि साइबर स्पेस को कैद करें। ये बिल्कुल ठीक है वैसा ही साहब, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हो गया? हम हमेशा ये बात करते हैं जी प्रॉक्सी वॉर है, मीडिया वॉर, जनरेशन वॉर है। अब्दुल बासित साहब से उनका तज्जिया लूंगी कि इसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्या हो गया। पहले इंटरनेशनली ये इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त नहीं हो रही, उस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं।
जी नज़ीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब्दुल बासित साहब, आज़ादी सहाफ़त बड़ा मैटर करती है। पाकिस्तान ऑलरेडी उसको डिक्लाइन पर है कि जी आपने सहाफ़ती जो आज़ादी है उसको उस तरह से लेके नहीं चल रहे, पाकिस्तान की रैंकिंग डाउन हो रही है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनली जब आपको पता चलता है कि जी पाकिस्तान में तो सहाफ़ती आज़ाद नहीं, और फिर आप एक पैमरा जैसी बॉडी होने के बावजूद आप एक ट्रिब्यूनल कायम कर रहे हैं जिस पे आप जो हाई कोर्ट में अपील का हक भी आप ख़त्म कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये क्या इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत अफसोस होता है क्योंकि इस हुकूमत से हमें बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन एक हमारा ख्याल था कि जमहूरियत ज़्यादा परवान चढ़ेगी, एक मोरूसी सियासत से हम निकल कर एक जमहूरी अंदाज से इस मुल्क को चलाएंगे। लेकिन आप देखिए, हमारे वज़ीर आज़म सब पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, उनका रिकॉर्ड जो है 5 से 6% से ज़्यादा नहीं है। इस वक्त मामला पाकिस्तान का ये है कि नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं हुकूमत में ज़्यादा शायद असर रखते हैं। अब और आप टाइमिंग भी देख लीजिए, जब आप भारत को एक्सपोज करना चाहते हैं, कश्मीर पे आप डॉसियर पेश कर रहे हैं, भारत पे आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ मीडिया को बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर आप वही आर्टिफिशियल सेल्फ सर्विंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी लगा देंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में क्या रहेगी? पहले ही ठीक या गलत जो भी है, मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर या मिसपरसेप्शन है, दुनिया में बहरहाल एक आवाज़ उठाई जा रही है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों को आज़ादी नहीं है, और बहुत सी बातें जो मैं समझता हूँ हक़ाइक़ पे मबनी भी नहीं है, एक प्रोपेगेंडा भी है। लेकिन आपको इस किस्म के जो इख्तियारात हैं, अब मीडिया रेगुलेट आप बेशक करें, लेकिन अगर आप उन पर पाबंदियाँ लगाने की सोचेंगे तो ये तो मुमकिन ही नहीं है इस दौर में। मतलब आप क्यों उस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना, और अगर नतीजा निकलना भी है तो उससे पाकिस्तान का इमेज और ख़राब होगा। और जो आप दूसरे फॉरेन पॉलिसी के मैदान में भारत या कश्मीर या दूसरे जो आपके इश्यूज़ हैं उनको आप दुनिया भर में ले जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक किस्म की सुबकी मिलेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ आर इंटरलिंक्ड, आपकी जो एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी है दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर इंटरनल पॉलिसीज़, तो इनको आइसोलेट भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हुकूमत से गुजारिश यही है कि खुदारा जो भी इक़दामात करें उसका इंटरनल इम्पैक्ट तो ज़रूरी होता है, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल जो उसका इम्पैक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लिया करें और फिर इस किस्म के इक़दामात लें। सोच लिया करें या कम से कम सोचने की कोशिश ही कर लिया करें। आरिफ भट्टी साहब, आपका भी कुछ मशवरा है इस हुकूमत के लिए, या आपको लगता है कि इनको मशवरों की भी ज़रूरत नहीं रही अब? अच्छा नादिया, एक तो आपके प्रोग्राम में आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, मेरे जैसे रिपोर्टर की आवाज आप तक पहुंच नहीं पाती। एक तो प्रॉब्लम ये है इस मुल्क में खुल के पहुंच रही है सर, खुल के पहुंच रही है। आप फिक्र ना कीजिए। आदमी की ना सैलरी खत्म हो जाए तो यकम नहीं आती, स्टॉप पे खड़ा हो तो वैन नहीं आती, बड़े सुपरस्टार एंकर के प्रोग्राम में चले जाए वहां आवाज नहीं आती। ये हमारे जैसे रिपोर्टरों के साथ होता रहा है। अब मैं आ जाता हूँ असल इशू की, तो आवाज आ रही है। अच्छा चले आए असल इशू की तरफ। इनका रूहानी उस्ताद ज़ियाउल हक मुशर्रफ पूरी ताकत लगाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सहाफत को जेर नहीं कर सके। इस जिस्म में 3 दफा खून आलूद हुआ मुशर्रफ दौर में, खून आलूद। मैंने अब 200 सहाफियों से सिग्नेचर कराया, मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। ये देखें, मालक हमें हमेशा इस्तेमाल करते हैं, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मैं उस डिवाइड पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं, इमरान खान साहब आपकी वजह से मुशर्रफ नहीं गया, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं गया, नून लीग की वजह से नहीं गया। आपको पता है नादिया, मुशर्रफ साहब जब थे, बेनजीर भी मुल्क से बाहर थी, नवाज शरीफ भी बाहर थे, वुकला ने तहरीक चलाई और सहाफियों ने मारे हमने खाई, आंसू गैस हमने खाई। ये तो पकी पकाई खाने आ गए। मैं चैलेंज देता हूं, ये जितना जोर लगाना लगा ले, ये ऑर्डिनेंस नहीं कामयाब होगा, क्योंकि ये ही सेड और शी सेड है। या हम साफी जिंदा रहेंगे या ऑर्डिनेंस चलेगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने 200 साफियों के साइन कराए। हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इन्हें लग पता जाएगा ये इमरान खान साहब ने क्या मजाक समझा हुआ है, हमें अपने मजारे ऊपर से फवाद चौधरी साहब हमें इंडिया के साफियों से तशबीह देते हैं, बेवतनी पे आप शक कर रहे हो। खुदा ना खास्ता हम इंडिया का नैरेटिव फैलाते हैं। ये तो उधर जो नासिर जैदी साहब को किसी ने कहा तुम कौन हो, मेरे जैसा बंदा होता फिर उसको बताता, बच्चे ना मैंने पीपल्स पार्टी के तलबे चाटे,
ना मैंने मुशर्रफ के तलवे चाटे, ना मैंने किसी हाकिम वक्त के लिए चाटे। हमने अपनी मेहनत और आजादी से सच कहने का हक सीखा। तो ये नहीं उवैस तौहीद साहब, ये ठीक है भट्टी साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उवैस तौहीद साहब, अच्छा जो राई का पहाड़ बनाया गया ना, ये जो बेस बनाई गई है वो फेक न्यूज़ कि जी फेक न्यूज़ होती है तो इतना पेनल्टी होगी, इतना फाइन होगा, इंडिविजुअल भी होगा, मालिक को भी होगा, 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़। ये फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा क्या सिर्फ मीडिया चैनल्स पर ही होता है? अभी मालिक साहब ने पूरी रिसर्च करके प्रोग्राम किया कि खुद इनकी कैबिनेट के कितने वज़रा फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट करते रहे, इवन फ्लोर ऑफ द हाउस करते रहे। ये फाइन उन पे भी होगा फिर, ये सिर्फ सहाफियों पे होगा? नादिया देखें, पढ़ने का फुकदान तो वैसे ही नहीं है हमारे, ना सियासी क़ुव्वतों में, ना अमूमी तौर पे सोसाइटी के अंदर सुनी सुनाई बात पर करते हैं। अमेरिका में ये हो गया, अफगानिस्तान में ये हो गया। रिसर्च सेल्स आप पूछें बासित साहब से कि इंडिया के बारे में कितने यहाँ पे रिसर्च हो रही है, क्या उनके अफगानिस्तान के बारे में कितनी हो रही है, अमेरिका के बारे में बस सुनी सुनाई के साजिशें हो गई, मुसलमानों को तबाह। वही अली खान साहब, आजम सवाती, पढ़े लिखे इनके मिनिस्टर्स ट्वीट भी करते हैं और फिर जगहसाई भी होती है और हम लोग शर्म के मारे डूब मरने का मुकाम होता है हमारे लिए कि ये हमारी हुकूमत के लोग हैं, ये हमारे माशरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ नादिया कि ये राई का पहाड़ क्या, आप ये देखें ये एक बहरान की शक्ल इख्तियार करेगा। इलेक्शन कमिश्नर को ये कहते हैं कि ये पैसे लेता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात नहीं मान रहा, लॉयर्स अपना एहतजाज कर रहे हैं। आपने मीडिया के साथ अपोजिशन आएगी, हमें अपोजिशन से नहीं है, आप सियासी तौर पे जो भी उनके साथ करें वो हम उसको अपने उस पे परखेंगे, इदारती जो हमारी तराजू होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप ऐसे कवानीन बनाएं इस सदी के अंदर, जबकि पता है कि भट्टी साहब भी थाने जेल में गए, हम भी जेल में गए, मेरे खिलाफ 2 केसेस हुए मुशर्रफ साहब के जमाने में। इनको ऐसे ही करने देंगे, मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बनाने देंगे और कहेंगे नहीं आप हमें शिकंजे में कर लें, मालकान हमें माशी बहरान का शिकार अख्तियार कर दें, फिर आप हमें डराएं कि आपकी तनख्वाह कहां से आएगी, आपको खाना कहां से मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। और डेवलपमेंट अथॉरिटी, और नाम तो देखें कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें आप मुस्तकिल मुकम्मल इस्तेहसाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप समझे 30 सेकंड। जी सर प्लीज सर। आपसे और उवैस तौहीद साहब और काबिल एहतराम बासित साहब से मुझे बताएं, जिन्होंने जिंदगी में कभी असूलों पर सियासत नहीं की, वो हमें असूलों पर सहाबत सिखाएंगे, बुत हमको कहें काफर। उवैस साहब मुझे आप इसका जवाब दे दें, जिन्होंने जिंदगी में कभी असूलों पर सियासत नहीं की, जिन्होंने फेक बयानात देने की एक सेंचुरियां बना दी, जिनके बारे में 2014 में फेक बयान पे एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल पे तर्दीद छापनी पड़ी, अब वो हमें सखावत कहेंगे यार कमाल है। चले ठीक है, मैं बासित साहब से जरा मैं पूछ लूं। भट्टी साहब एक मिनट, ये हमें नौकरियों से निकलवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं और बाकी क्या करेंगे, ये पास करवाएंगे। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जंजीरें बांधे और बोले कि आप पिंजरे में बंद हो जाएं और बोले कि यस हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, ये इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है। बासित साहब, ये कहां तक मामला जाएगा? अपोजिशन के साथ भी महाजरा आई, इलेक्शन कमीशन के साथ महाजरा आई, ईवीएम पे आप अभी तक एतमाद मिलने नहीं सके। अभी शेख रशीद साहब ने अपोजिशन को दावत दी है आके बात करें, ये हमेशा देर क्यों हो जाती है? देखिए नादिया, ये वो हुकूमतें करती हैं जिनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता, जो डिलीवर नहीं कर पाती, वो फिर इन चीज़ों में अपने आप को मुब्तला कर देती हैं और एक सोसाइटी में हैजान खलजान किसी कैफियत पैदा करने की कोशिश होती है ताकि जो डिलीवरी है, जो हुकूमत की गवर्नेंस है, उससे तवज्जो हटी रहे। तो ये हमने दूसरे मुल्कों में भी देखते रहे हैं और पाकिस्तान में भी आजकल बदकिस्मती के साथ देख रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ज़्यादातर जो इस हुकूमत में लोग हैं उनके कोई डेमोक्रेटिक स्टेक्स नहीं हैं बदकिस्मती के साथ, और जब तक इमरान खान इस किस्म के एडवाइज़र से जान नहीं छुड़ाएंगे, इस किस्म की चीज़ें आप इलेक्शंस तक देखते रहेंगे, ये होती रहेंगी ये चीज़ें, इससे कोई छुटकारा नहीं है। क्योंकि
कोई भी चीज़ मैं मतलब चाहे वो अंदरूनी सियासत के हवाले से हो या ख़ारजी उमूर के मामलात हों, मुझे कोई थिंकिंग नज़र नहीं आती कि कुछ होमवर्क करते हों, स्टेट वर्क करते हों और फिर कुछ पॉलिसी बनाते हों। यहाँ पे लगता है कि सारी चीज़ें एक विसरली होती हैं, बस जो दिल एक आज कुछ मन किया कि हमने ये करना है तो वो कर लिया। तो इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। मैं समझता हूँ ये बैड गवर्नेंस की है और ये चीज़ें जो हैं रियासत को नुकसान पहुँचाती हैं अल्टीमेटली। तो इन चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब आपके टाइम का। अब्दुल बासित साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है कि उवैस तौहीद साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कह दिया, आरिफ भट्टी साहब ने भी कैटेगोरिकली कह दिया कि ये हुकूमत अगर ये मज़मूम मकासद रखती है कि वो सहाफ़ी बरादरी पर या सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों से उनको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि मामला सिर्फ ये इस हुकूमत का नहीं है, पिछली हुकूमतों में, पिछले अदवार में या डिक्टेटर्स के दौर में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। उवैस तौहीद साहब भी बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी केसेस हैं, किस तरह से खून बहा है। भट्टी साहब का उन्होंने भी बताया। बासित साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हमारा इमेज सही नहीं जाएगा और प्लस ये रियासत के लिए नुकसान है। तो ये बात तो अभी देखनी होगी, चूँकि ये इतना आसान नहीं है। मुख्तसर बताते जाऊँ कि कैंटोनमेंट बोर्ड के भी आज इलेक्शन 39 जो कैंटोनमेंट बोर्ड की 206 जनरल नशिस्तों के लिए 1500 से ज़ायद उम्मीदवार निकले थे मैदान में और डेफिनेटली अब तो रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी। इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं बताना चाहती कि किसके वोट हैं किसके वोट नहीं है। जब चीज़ें कैटेगोरिकली सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो फिर वो खुद आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन पंजाब में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 9, सिंध में 8 और बलूचिस्तान में 3 कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में आज इंतखाबात हुए हैं। फ़िलहाल प्रोग्राम में इतना ही। नादिर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।